गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी एक साल तक जितना भी अपना ट्रांजेक्शन करता है, अंत में वह क्या चाहता है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको पता करने के लिए हमको बनाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंतिम खाता। तो अंतिम खाता बनाने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए और बैलेंस शीट चाहिए। तो जब भी प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो होता क्या है कि जब तक हम एंट्री करते जाते हैं करते जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम कुछ एंट्री हमारा जो छूट गया होता है। लास्ट में पता चलता है अरे ये वाला एंट्री हमारा बचा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस एंट्री को एडजस्टमेंट के तौर पे रखते हैं। तो जब भी हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं उसका एंट्री दो जगह होता है, कहीं कहीं किस जगह दो जगह एंट्री होगा और कौन कौन सा आइटम होगा उसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एंट्री होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। क्या होता है अंतिम रहतिया, होता क्या है, तो वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है वह अंतिम रहतिया कहलाता है। अब अंतिम रहतिया का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो जगह कोई भी एडजस्टमेंट होता है उसका दो जगह एंट्री होता है। तो पहला जो होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरा एंट्री बैलेंस शीट में एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में। दूसरा होता है एक्रूड इनकम। दूसरा क्या है हमारे पास, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कहने का मतलब क्या है कि ऐसा इनकम जिसे हमने कमा लिया है लेकिन वर्ष के अंत तक उसको प्राप्त नहीं किए हैं, तो ये कहलाता है हमारा एक्रूड इनकम। तो इसका एंट्री एक बार हमारा पीएल में क्रेडिट साइड रिलेटेड आइटम में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या नहीं दिया तो उसको सीधे क्रेडिट साइड लिख देंगे। और दूसरी बार उसको बैलेंस शीट के ए से हमारा तात्पर्य रहेगा एसेट्स। एसेट्स को मैं ए से लिख रहा हूं, तो बैलेंस शीट के कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे अनएक्रूड इनकम के नाम से। उसी तरह होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि हमने काम तो करवा लिया, खर्च तो करवा लिया, लेकिन अब उसका पेमेंट नहीं किया है। तो इसका एंट्री दो जगह हमको करना पड़ेगा। एक जगह जो होगा पीएल, या इसमें दो चीज हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस होता है। अगर हमारे पास वेजेस है तो एक जगह ट्रेडिंग में होगा और एक जगह बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग या पीएल कर देता हूं एक जगह, ये डेबिट में लिखेंगे, और दूसरा जो एंट्री होगा वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, ऐसे लाइबिलिटी में उसको शो ऑफ करेंगे। तीसरा, इसके बाद तीसरा जो चौथा जो हमारा वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय कहने का मतलब क्या, कई सारे ऐसे व्यय होते हैं जिसको हमको पहले से करना पड़ता है और वो साल भर चलता रहता है ना। और मान लो उसको हमने सितंबर में पेमेंट किया तो वो अगले सितंबर के पहले अगस्त 31 जो अगस्त होगा वहां तक चलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा प्रीपेड होता है वो हमारे लिए एक एसेट बन जाता है। अच्छा, प्रीपेड में क्या क्या करवाते हैं, तो प्रीपेड हमारा इंश्योरेंस होता है। आजकल हम मोबाइल में जो काम करते हैं ना, जियो का रिचार्ज करा, एयरटेल का, बीएसएनएल का, किसी भी रिचार्ज करते हैं, सबसे पहले हमको रिचार्ज कराना पड़ता है, उसके बाद वो आगे का हमको वैलिडिटी प्रोवाइड कराता है। तो यही सेम जो हाल होता है वो क्या होता है हमारा प्रीपेड, पूर्वदत्त व्यय। तो पूर्वदत्त व्यय एक बार हमारा पीएल में रिलेटेड आइटम से क्या हो जाएगा, रिलेटेड आइटम का पीएल में जो भी डेबिट साइड में रिलेटेड आइटम होगा उससे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जैसे प्रीपेड है, जनरल एक्सपेंसेस है, उसमें इंश्योरेंस वगैरह से। और दूसरी बार हमारा ये बैलेंस शीट के जो है एसेट्स में लिखा जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। इसके बाद आता है अनएक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो हमें पहले से मिल जाता है जबकि उसका काम हम इस साल अभी किए नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनकम अन इनकम या अनएक्रूड इनकम कहलाता है। इसका जो एंट्री होता है एक बार हम पीएल में जो है रिलेटेड आइटम होता है या इनकम जो है यानी क्रेडिट साइड, इसको रिलेटेड आइटम से क्या करेंगे, माइनस करेंगे पहली बार। दूसरी बार इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में इसको शो अप कर देंगे। इसके बाद आता है एडवांस, अग्रिम। किसी चीज के लिए हम अग्रिम चुकाते हैं, है ना, या अग्रिम हमको मिलता है। तो ये क्या, अगर हमको अग्रिम चुका है तो हमारे लिए एसेट्स हो गया, और अग्रिम अगर हमको मिला तो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो एक बार हमारा पीएल में आ जाएगा,
एक बार हमारा पीएल के डेबिट या क्रेडिट जिससे रिलेटेड रहेगा वो माइनस हो जाएगा, और दूसरे बार बैलेंस शीट में एंट्री करेंगे। अगर हमारा एसेट्स है, हमने अगर दिया है तो हमारा एसेट्स हो जाएगा, और हमको अगर मिला है तो लायबिलिटी हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमको एडवांस में मिला है, तो ये लायबिलिटी हो गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, है ना, स्थायी संपत्ति होता है, वो उसका मूल्य जो है हर साल एक बराबर नहीं रहता। जब खरीदे रहते हैं उसके बाद से उसमें कुछ ना कुछ उसकी जो वैल्यू है उसमें डाउन होना शुरू हो जाता है। तो यही जो किसी एसेट्स की वैल्यू को डाउन होने का जो प्रक्रिया है वह कहलाता है ह्रास, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक बार हम इसका एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन का एक बार एंट्री पहले बार एंट्री करेंगे पहले बार एंट्री करेंगे पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरी बार एंट्री करेंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में रिलेटेड आइटम से क्या करेंगे, रिलेटेड आइटम से माइनस कर देंगे। ठीक, इसके बाद बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण। क्या होता है कि डूबत ऋण का मतलब होता है कि हमें जो पैसा मिलना था वो नहीं मिलेगा। हम उधारी में सामान बेचते हैं, जब उधारी में सामान बेचते हैं तो हमारा डेटर बढ़ता जाता है। तो एक समय ऐसा हमको लगता है कि हमको पैसा मिलने वाला है, लेकिन साल के अंत में पता चलता है कि कुछ ऐसा डेटर है जो किसी कारण से हमको पैसा नहीं दे पा रहा है, वो हो गया हमारा डूब गया। तो उतना रुपया से हमारा डेटर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार पीएल में डेबिट साइड में लिख देंगे बैड डेब्ट्स के नाम से, और दूसरी बार हमारा डेटर में से माइनस करेंगे। डेटर जो होगा, डेटर से क्या करेंगे, डेटर से उतना रुपया हमको माइनस कर लेना है। इसी से रिलेटेड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम संभावित जो डूबने वाला पैसा है उसके लिए हम एक प्रोविजन बना लेते हैं। जैसे कुछ काम रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक गुल्लक रखते हैं, उसमें कुछ पैसा डालते रहते हैं ताकि इमरजेंसी पीरियड में हमारा काम आ जाए। तो ये हम प्रोविजन के तौर पे इसलिए बनाते हैं कि हमें पता है कि अगर 100 लोग पैसा देने वाले हैं तो हो सकता है कि आप लोग पैसा ना दे, तो उसको, ये हमारा एक एंटिसिपेशन ऑफ लॉसेस करके आता है ना, वो थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंगली इसको हमको मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सेम एंट्री करेंगे, एक बार पीएल में क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, और दूसरी बार जो है डेटर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट का तरीका देख लीजिए। इधर बैड डेब्ट्स पहले आएगा। मान लो 50,000 हमारा डेटर है, डेटर कितना है, 50,000। तो अगर डेटर हमारा हो गया 50,000, तो 50,000 है, बैड डेब्ट्स अगर मान लो 2,000 हो गया, तो यहाँ पीएल में 2,000 लिखेंगे, इधर पीएल है और इधर बैलेंस शीट। तो यहाँ सबसे पहले 2,000 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 48,000। अब 48,000 ये हो गया। तो अगर 5% प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहा है, तो अब हम 50,000 पे ना बना करके कितने बनाएंगे, 48,000 में। तो यहाँ पे इसका 50 वो करेंगे तो ये 2,400 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2,400 माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे हम बैलेंस शीट पे लिख देंगे। तो ये इसका प्रोविजन होता है। एक होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसी के अंतर्गत आता है। तो अब इस वैल्यू को जो माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 2%, 2.5% जो भी है उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इस तरह से ये आपका ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे गलती हो रहा है, ये बैड डेब्ट्स और ये, ठीक है। एक होता है डूबत ऋण वसूली, बैड डेब्ट्स रिकवर। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा बैड डेब्ट्स होता है वो पिछले साल डूब गया होता है, लेकिन किसी कारणवश वो हमको क्या करता है, पैसा दे देता है। किसी कारणवश वो हमको क्या करता है, पैसा देता है। तो इससे हमें क्या होता है, हमारा इनकम बढ़ जाता है। हम सोचेंगे डूब गया है, लेकिन हमको पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार कैश में ऐड कर लेंगे, किसमें, एसेट्स में। और पहले एक बार हम पीएल में लिखेंगे क्रेडिट साइड, और दूसरी बार हम एंट्री करेंगे कैश में, उसको ऐड कर लेंगे। तो 2 बार इसकी एंट्री हो गया। इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज क्यों देते हैं? तो जनरली ये माना जाता है कि हम यदि हम अगर पैसा को बाहर इन्वेस्ट करते तो हमें कुछ ना कुछ ब्याज के तौर पे मिलता, तो क्यों ना हम अपने बिजनेस से भी लिया जाए। तो इसलिए जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लगाते हैं तो एक बार पीएल के जो है डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, और दूसरी बार जो इसकी एंट्री होगी ये हो जाएगा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस। कैपिटल कहाँ है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है कैपिटल में क्या करेंगे, उसको हम प्लस कर लेंगे। उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, जब हम पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं सामने वाले को, तो अगर वो आहरण ले रहा है तो उस पर भी फर्म क्या करेगा, ब्याज वसूल करेगा। ये उसका क्या होता है, इनकम होता है। तो इनकम हो गया आहरण पर ब्याज, ठीक है। तो आहरण पर ब्याज, तो एक बार ये लिखेंगे पीएल के क्रेडिट साइड में,
पीएल के क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और दूसरी बार बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के कैपिटल में क्या कर लेंगे, कैपिटल में इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल सामान्य एडजस्टमेंट। अब इसके बाद हमको विशेष एडजस्टमेंट करना है। विशेष एडजस्टमेंट में फ्री सैंपल नमूने के रूप में वितरित, हम माल का नमूने के रूप में वितरित कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब हो गया कि हमारा परचेज कम हो जाएगा। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से क्या करेंगे, परचेज से क्रय से क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक बार, और दूसरी बार उसको पीएल में शो करेंगे, पीएल के डेबिट साइड में शो अप कर देंगे। इसी तरह गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, माल को जो है दान में दे देते हैं, क्या करते हैं, कुछ माल को क्या करते हैं, सामान को दान में दे देते हैं चैरिटी के तौर पे। तो ये भी इसका सेम प्रोसीजर है। एक बार ट्रेडिंग में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस करेंगे, परचेज से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और पीएल में क्या कर देंगे, इसको डेबिट लिख देंगे। इसके बाद माल का आहरण जो प्रोपराइटर होता है वो जो है सामान जरूरत पड़ता है तो अपने यहाँ क्या करता है, अपने दुकान से निकाल लेता है, तो ये क्या कहलाता है, माल का आहरण कहलाता है। तो एक बार परचेज से माइनस करेंगे, एक बार क्या करेंगे, परचेज से माइनस करेंगे पहली बार, और दूसरी बार कैपिटल से माइनस करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। इसके बाद गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, होता क्या है कि हम कई शर्तों पे सामान बेचते हैं, तो इसमें से एक शर्त है या तो विक्रय या तो वापसी। हम मान लो 30 मार्च को, 30 मार्च को क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, कौन से बेस पे, माल का विक्रय या वापसी के शर्त पे। 31 मार्च बीत गया, उसको पहुंचते हैं। अब उसके बाद हमको उसी दिन क्या करना है, खाता क्लोज करना है। तो उस दरमियान हमें ना तो उसने सूचना दिया कि हमने सामान को रखा है ना, या फिर उसको वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम उसे बिका हुआ ना मान करके एक बार क्या करते हैं, एक बार सेल्स से माइनस करते हैं, सेल्स से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। दूसरी बार इसको हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर लेंगे, स्टॉक में ऐड कर लेंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में किस में ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। मान लो 10,000 का हमने सामान इसको बेचा है, लेकिन इस पे 20% हमारा प्रॉफिट है,